इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल पोटेंशियल के ऊपर पार्ट 1 में देखा था। हमने पार्शियल फ्री एनर्जी वैल्यू निकाली थी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के थ्रू, जिसको हम केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये निकाला हुआ है। और हमने एक वैल्यू निकाली थी केमिकल पोटेंशियल के बेसिस पे, G एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस डैश डैश Nj μj। ये वैल्यू हमने पिछले लेक्चर पे निकाली थी। और इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर टोटल प्योर सब्सटेंस है, उसमें अगर टोटल 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्योर सब्सटेंस है कोई, और प्योर सब्सटेंस का अगर 1 मोल प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, टोटल मोल्स उसमें कितने हैं, अगर 1 मोल्स हैं, तो ऐसे में G की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाती है। केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, गिव्स फ्री एनर्जी के। कंडीशन क्या है, अगर प्योर सब्सटेंस के टोटल मोल्स जो हैं किसके बराबर है, 1 मोल के, ठीक है, इन सबको टोटल करने पे 1 आता हो तो N1 अगर 1 है, N2 अगर 1 है, तो आप देख सकते हो ये सारी जुड़ करके म्यू ही बनाएंगी, मतलब केमिकल पोटेंशियल ही बनाएंगी। तो जी की वैल्यू म्यू के बराबर होती है। ऑन इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द प्योर सब्सटेंस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है, दैट इज गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको गिब्स ड्यूहम इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज देख ली है, पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी देख ली है जो कि केमिकल पोटेंशियल वैल्यू है, और इसका फॉर्मूला देख लिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें इसी इक्वेशन को, इस ए इक्वेशन को लेना है, ठीक है। तो लेट मी राइट इट अगेन, डी at constant temperature, pressure and total mole, that is equal to N1 μ1 plus N2 μ2। म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, मैंने पहले ही बता रखा है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो प्रीवियस वाला लेक्चर पार्ट 1 का देख ले, उनके समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने लिया, ये इक्वेशन बताती है फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की। क्या बताती है, फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की, ऑफ सिस्टम at constant temperature pressure, right? constant temperature pressure पे फ्री एनर्जी को वो बताती है। अब यहां पर पे हमने एक इंडिविजुअली अगर फोकस किया जाए तो N1 μ1 N2 μ2, मतलब एक टर्म निकल के आ रही है N म्यू। अब ये बात अलग है कि हमने अलग अलग कंपोनेंट ले लिए हैं, तो ओवरऑल एक इक्वेशन निकल के आ रही है N इंटू म्यू। ये वाली इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है यहां से, राइट। तो हम कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एन म्यू से। तो मैं कह सकती हूं द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन म्यू, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल, हर एक सिस्टम के लिए, फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे में हम इस इक्वेशन को, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, तो नाउ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। हम क्या, कौन सी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन, बहुत छोटा सा है, ठीक है। जैसे ही इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं फिर से लिख देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे, Nj μj, this was first। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ कर रहे हैं, dg इज इक्वल टू μ1
एक बार हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक, क्योंकि हम कंप्लीट डिफरेंशियल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और एक बार हम n1 को कांस्टेंट रखते हुए μ1 को डिफरेंशिएट करेंगे। उसी तरीके से एक बार μ2 को कांस्टेंट रखते हुए हम n2 को डिफरेंशिएट किए, और एक बार n2 को कांस्टेंट रखते हुए हम केमिकल पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किए। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज के ऊपर करेंगे, nj, μj, dj प्लस फिर nj को कांस्टेंट किया और फिर म्यू को डिफरेंशिएट किया, ठीक। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक, क्योंकि हमने कंप्लीट डिफरेंशियल किया। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज इन अ सेंस कि हम सारी कॉमन वैल्यूज को एक साथ कर देते हैं, सारी म्यू जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं उनको हम एक साथ कर दे रहे हैं, और जहां पे केमिकल पोटेंशियल डिफरेंशिएट हुए हैं वहां पे हम उन वैल्यूज को अलग कर दे रहे हैं। मतलब जैसे कि μ1 dn1 आ गया साथ में, प्लस μ2 dn2 आ गया साथ में, प्लस डॉट 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 μj dnj आ गया साथ में, ठीक। इनको एक ब्रैकेट में किया, फिर प्लस ऑब्वियसली पूरी एडिशन टर्म है। अब अपन को क्या करना है, n1 d μ1 प्लस, ठीक। फिर अपन करेंगे n2 d μ2, कुछ नहीं करा है हमने, पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करा है, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा nj d μj। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो मैं लिख सकती हूँ, इसको मैंने क्या करा, रीअरेंज कॉमन टर्म्स, कॉमन फॉर्म्स भी बोल सकते हो, ठीक। अब इसको करने के बाद हमारे पास शुरू की जो फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर आप देखो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक, इसके पहले जब आपको पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, जब मैंने ये इक्वेशन लिखी थी उसके पहले हमने इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है पहले भी डिफरेंशियल फॉर्म में, जब हमने इसके आंसर को इस आंसर को लाने से पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिखा हुआ था, dg t, p इज इक्वल टू μ1 dn1। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अब मैं कह रही हूँ प्रीवियस लेक्चर देख लेना, क्योंकि पार्ट में डिवाइडेड है दोनों वीडियो, कुछ पोर्शन उस पार्ट में भी है, आप देख सकते हो, डैश 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 म्यूजे डी एन जे। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी ए, ये डिफरेंशियल फॉर्म थी, इसका आंसर ये आ गया था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। तो अगर मैं इस ए इक्वेशन को देखूं, तो इस ए इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंशियल रेस्पेक्ट में है, उसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या किया गया है, कांस्टेंट किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर 3। ए और 3 को आप कंपेयर करिए, दोनों की पहली टर्म सेम आ रही है, ठीक है, दोनों की पहली टर्म सेम आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से इक्वल, और जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम काट देंगे, ठीक। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इसको कंपेयर किया, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को फिर से लिख दे रही हूँ, कंपेयर इक्वेशन ए एंड 3। सो लेट मी राइट इक्वेशन ए हमारी क्या थी, इज इक्वल टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μj dnj प्लस यहाँ डॉट 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 ये पूरा है, ठीक है, और भी पार्टिकल्स होते हैं इसलिए, और भी कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए। ये आपकी ए इक्वेशन थी, और मैं थर्ड इक्वेशन जो जस्ट अभी निकाली थी हमने, उसको भी लिख दे रही हूँ वापस से, μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट 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 μj dnj प्लस n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस डॉट 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 nj d μj, राइट, यही थी। तो अब आप इन दोनों में कॉमन टर्म्स देख लीजिए, दोनों के राइट हैंड साइड कॉमन है, dg dg वैल्यूज क्या है, कॉमन है, तो ये तो कैंसिल हो गई, ठीक। और कौन सी वैल्यूज कॉमन है, आप देख सकते हो ये वाली वैल्यूज भी इसमें कॉमन है, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, n1 d μ1
प्लस N2 d μ2 प्लस डॉट 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 Nj d μj बचा विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो तुम्हारी निकल के आई, दिस इज, ये अगर थर्ड इक्वेशन थी, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन की। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये समशन हो रहा है कंपोनेंट्स का, मोल्स का, ठीक है, और सारे केमिकल पोटेंशियल का। तो हम इन सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे। तो हम समशन का साइन लगाएंगे उसके लिए, और एक कॉमन वैल्यू लिख लेंगे Ni सबके लिए जोड़ने के बाद, और d μi लिख लेंगे, और ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये फिफ्थ इक्वेशन है। ठीक है, यही जो फिफ्थ इक्वेशन है, that is summation Ni d mu I is equal to 0। ये जो वैल्यू है, ये कहलाती है, ये इक्वेशन कहलाती है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। ठीक है, ठीक, एक सिंपल रिलेशनशिप को बताता है, सिंपल रिलेशनशिप। अगर किसी सिस्टम में सारी केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज एज पर द मोल्स को सम अप कर दिया जाए, तो ओवरऑल वैल्यूज उस पूरे सिस्टम का समेशन 0 के बराबर होता है। और बाइनरी सोल्यूशन है, स्पेशली टू कंपोनेंट सोल्यूशन है। अगर मान लो टू कंपोनेंट सिस्टम है, एग्जांपल के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, N1 N2 μ1 μ2। तो उसके लिए इस समेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए N1 d μ1 प्लस N2 d μ2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता है, तो हम किसी एक का केमिकल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अगर मैं d μ1 की वैल्यू निकालना चाहूं, तो ये क्या होगी, माइनस N2 अपॉन N1 d μ2, इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। बाइनरी सिस्टम के लिए, टू बाइनरी सिस्टम मतलब हो गया टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, किसी टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। N1 लिखा है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से ये जो तुम्हारा ये अगर फिफ्थ इक्वेशन है, ये सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगी। ओके, दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन, और ये सेवेंथ इक्वेशन हो जाएगी। तो इस सेवेंथ इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो, इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर केमिकल पोटेंशियल किसी एक सिस्टम का थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, तो दूसरा भी इफेक्ट कर जाता है। मतलब दोनों, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अगर एक सिस्टम की, एक कंपोनेंट के सिस्टम की वैल्यू हम चेंज करेंगे, तो दूसरा सिस्टम भी उससे प्रभावित होगा। और अगर डी μ1 की वैल्यू, अगर एक सिस्टम जिसके केमिकल पोटेंशियल में चेंज की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दूसरे कंपोनेंट के केमिकल चेंज की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है, नेगेटिव का साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब उस दूसरे सिस्टम का जो केमिकल पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा ही। ठीक, और डिक्रीज होना मतलब नेगेटिविटी, माइनस साइन आना। ठीक है, तो कहने इसीलिए यहाँ पे माइनस बना हुआ है। तो ये आपका हो गया गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आपका नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कल देखेंगे। थैंक यू।